सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान दिल्ली, महाराष्ट्र प्रांत, विदर्भ विभाग द्वारा आयोजित थायराइड रोग निवारण 5 दिवसीय ऑनलाइन शिविर में सभी उपस्थित अधिकारीगण, शिक्षक तथा साधकों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हम भजन से करेंगे। सीमा शर्मा, वर्धमान नगर जिला, नेताजी गार्डन की साधिका, एक भजन प्रस्तुत करेगी। सीमा जी। जी, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा मैम। आप शुरू कर दीजिए। ठीक। सारे जहां की मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दिया खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दिया खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर, तेरी खुशी समझकर हर गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तो बस एक ही गिला है। दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तो बस एक ही गिला है। भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में, ये तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक
तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। शिविर की शुरुआत से पहले एक दुखद घटना। हमारे कोल्हापुर जिले की क्षेत्र प्रमुख श्रीमती नीता साडविलकर, इनका कल सुबह 5:30 बजे कोरोना के कारण निधन हो गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग परिवार दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी साधकों का 5 दिवसीय थायराइड रोग निवारण शिविर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। शिविर की शुरुआत दीप प्रज्वलन से मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राजन पटेल, महाराष्ट्र प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, श्रीमती कैलाश पटेल, विभागीय प्रधान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग, श्री भरत भूषण जी मदान, विभागीय मंत्री महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग, श्रीमती आशा अग्रवाल, जिला प्रधान पश्चिम नागपुर, श्री सुभाष उड़िया, जिला प्रधान नंदनवन जिला, श्री लक्ष्मीकांत जी खंडेलवाल, जिला प्रधान वर्धमान जिला। ये सभी अपने अपने घरों से दीप प्रज्वलन का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सरस्वती वंदना श्री लक्ष्मीकांत जी खंडेलवाल एवं परिवार के द्वारा। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हमें प्यार दे मां, तेरी शरण हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको वरदान दे मां, विद्या का हमको वरदान दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटाकर अंधेरे, मन से हमारे मिटाकर अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे मां, हमको उजालों का संसार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। जिला मंत्री वर्धमान जिला नागपुर तथा आज के शिविर प्रमुख श्रीमती कमलेश पुनियानी सभी का मार्गदर्शन करेंगे। कमलेश दीदी। आदरणीय अधिकारीगण, मात्र शक्ति एवं सबसे प्रमुख हमारे साधक, क्योंकि साधक नहीं तो हम नहीं, इन सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं
भारतीय योग संस्थान हम सब योग प्रेमियों के लिए हमें समय समय पर अनेक शिविरों का आयोजन करवाता है। और आज से हम 5 दिन के लिए हमारा जो शिविर होने जा रहा है वो है थायराइड पर। आज की इस पावन मेला में आप सभी का स्वागत एवं अभिवादन। जगत कल्याण के लिए जैसे दीपक खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, ऐसे ही भारतीय योग संस्थान दूसरों के स्वास्थ्य की चिंता और उनका जीवन सुचारू रूप से कैसे चले, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए शिविरों के माध्यम से हमें प्रेरणा देता है। और दूसरी ओर ध्यान शिविर के माध्यम से अज्ञान का अंधेरा मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर हमें जीवन की ओर अग्रसर करने का प्रयास करता है। वैसे देखा जाए तो थायराइड को लोग आम समझते हैं, पर हम देखते हैं 90% लोगों को थायराइड है। इससे किसी का मोटापा बढ़ता है और किसी का शरीर कमजोर हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, दवाइयां तो हम कई सालों से ले रहे हैं पर उसका अंत हमें दिखाई नहीं देता। पर योग में वो शक्ति है जो सोए हुए को उठा देता है और बैठे हुए को जगा देता है, खड़ा कर देता है। कहने का मतलब है योग से हम बीमारी से समाधान पा सकते हैं 100%। इसलिए हम आज आपके सामने लाए हैं योग द्वारा थायराइड पर कैसे विजय पाना। आज के समय इस भयंकर महामारी के अवसर पर आसन, प्राणायाम और ध्यान ही एकमात्र साधन है जिससे हम अपना विल पावर बढ़ाकर कोई भी बीमारी का सामना कर सकते हैं। योग में वो शक्ति है जिससे हम कोरोना जैसे प्रकोप का सामना कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आसन करेंगे तो हमारे शरीर की हर मांसपेशियों पर खिंचाव आएगा और हमारा रक्त परिभ्रमण सुचारू रूप से होगा। उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन बराबर है तो हम एकदम फिट रहेंगे। प्राणायाम के बाद हम ध्यान करते हैं। ध्यान से हमारा मन स्वस्थ होता है। ध्यान के बाद हम रोज प्रार्थना करते हैं। कई लोगों का क्या है, प्रार्थना और प्राणायाम छोड़कर चले जाते हैं, पर प्रार्थना से हमारे शरीर में जो सात चक्र है वो खुलते हैं और हमारा अहंकार घटता है, समर्पण की भावना आती है। अतः हमें प्रार्थना तक बैठना ही है जिससे हमारे पूरे शरीर का बैलेंस बराबर बना रहे। आप सब सुबह सुबह इतना बहुमूल्य समय लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन 5 दिनों में आप उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं और स्वस्थ रहें। हमारी यही कामना है। स्वस्थ रहना सौभाग्य है और रोगी रहना दुर्भाग्य है। योग करो और निरोगी रहो। धन्यवाद। आसन, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास कराएगी मुख्य शिक्षक श्रीमती निशा शर्मा, क्षेत्र प्रधान, वर्धमान जिला। सुप्रभात। चलिए साधना की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सभी साधकों से अनुरोध है कि पहले डेमो में देख लें, उसके बाद हम फिर साथ में सभी अभ्यास करेंगे। ग्रीवा चालन। आसन पर खड़े हो जाएंगे। यह हम 4 चरणों में करेंगे। पहले हम डेमो में देखेंगे, उसके पश्चात हम सभी साधक एक साथ उसका अभ्यास करेंगे। इसका पहला चरण है गर्दन को आगे एवं पीछे की ओर झुकाना। पहले स्थिति बना लेंगे, दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी बना लें। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से रख दें कि अंगूठे पीछे की ओर व चारों उंगलियों का रुख आगे की ओर रहेगा। जिन्हें भी सर्वाइकल व स्पॉन्डिलाइसिस का दोष हो वे गर्दन आगे की ओर बिल्कुल न झुकाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को हंसली के पास वक्ष स्थल से स्पर्श कराने का प्रयास करें। इस प्रकार से हम पहली स्थिति करेंगे। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं। सिर का पिछला हिस्सा हमारा रीढ़ से लगे इतना हमको प्रयास करना है। देखिए गर्दन की मांसपेशी पर पहले हमने दबाव लिया, अब वहां पर खिंचाव आ रहा है। धीरे धीरे गर्दन को सीधा कर ले, ये इसका पहला चरण था। अब हम दूसरा चरण देखेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए गर्दन को अब हमें दाईं और बाईं ओर झुकाना है। पहली स्थिति में श्वास बाहर निकाले, गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे।
दायां कान दाएं कंधे से स्पर्श होगा, परंतु कंधे हमारे स्वाभाविक स्थिति में रहेंगे। श्वास भरते हुए वापस। इसी प्रकार अब हम बाईं ओर चलेंगे। बायां कान बाएं कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। गर्दन सीधी कर ले श्वास भरते हुए। ये इसका दूसरा चरण था। अब हम इसकी तीसरे चरण को देखेंगे। गर्दन को हमें दाएं एवं बाएं घुमाना है। श्वास को बाहर निकालते हुए गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएंगे। हमें प्रयास इतना करना है कि हमारी ठोडी दाएं कंधे पर आ जाए। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा कर लें। इसी प्रकार अब बाईं ओर जाएं। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। ये था ग्रीवाचालन का तीसरा चरण। अब इसका चौथा एवं अंतिम चरण है। गर्दन को हमें वृत्ताकार में घुमाना है। पहले श्वास निकालते हुए गर्दन को आगे की ओर झुका लें। ठुड्डी को हंसली के पास वक्षस्थल से स्पर्श कराने का प्रयास करें। अब श्वास को भरते हुए दाएं कान को दाएं कंधे से स्पर्श कराते हुए अधिक से अधिक पीछे की ओर लेकर जाएं। सिर का पिछला हिस्सा रीढ़ से लगे। फिर बायां कान बाएं कंधे से स्पर्श करते हुए श्वास निकालते हुए आगे की ओर आए। ये इसका क्लॉकवाइज रोटेशन था। अब इसी को हम विपरीत दिशा से भी करेंगे। पहले गर्दन ले आए सामने की ओर। चले बायां कान बाएं कंधे से स्पर्श कराएं। अधिक से अधिक पीछे की ओर, फिर दाईं ओर लाएं और आगे। चलिए, सभी साधकों से अनुरोध है कि हम अब साधना एक साथ प्रारंभ कर लेते हैं। आसन के मध्य में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी बना लें। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से रख लें कि अंगूठे पीछे की ओर व चारों उंगलियों का रुख आगे की ओर रहेगा। श्वास को बाहर निकालते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे। ठुड्डी हंसली के पास वक्षस्थल से स्पर्श कराने का प्रयास करें। अधिक से अधिक प्रयास करें। खिंचाव को महसूस करें। किस प्रकार दबाव पड़ रहा है हमारी गर्दन की मांसपेशियों पर। थायराइड ग्रंथि दबाव में आ रही है। अब श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं। अधिक से अधिक पीछे। अब हमारी गले की मांसपेशियों पर खिंचाव आ रहा है। श्वास को निकालते हुए पुनः गर्दन आगे की ओर लेकर आए। बहुत आराम से, कोई झटका न दें। ठुड्डी लगाएं सामने की ओर। जितना आप ले जा सकते हैं प्रयास उतना करें, पर क्षमता अनुसार। बहुत बढ़िया प्रयास सभी का। जाएं, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं। श्वास निकालते हुए गर्दन आगे। श्वास भरते हुए गर्दन को अधिकाधिक पीछे की ओर ले जाएं। प्रयास हमें इतना करना है कि सिर का पिछला हिस्सा रीढ़ से लग जाए। बहुत सुंदर प्रयास। धीरे धीरे गर्दन को सीधा कर लें। अब इसका दूसरा चरण करेंगे। श्वास को निकालते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएं। दायां कान दाएं कंधे से स्पर्श कराएं, परंतु कंधे स्वाभाविक स्थिति में ही रखें। पहले हमने गर्दन को आगे और जो पीछे किया उससे वहां पर प्रभाव पड़ रहा था, दबाव व खिंचाव। अब दाईं और बाईं ओर से करेंगे इसको हम। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। अब श्वास निकालते हुए बाईं ओर चलें। बायां कान बाएं कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास। जितना यहाँ की मांसपेशियों पर दबाव व खिंचाव पड़ेगा उतना वहां के दोषों को ठीक करने में सहायता मिलेगी। धीरे धीरे वापस पुनः चलें। श्वास को निकालते हुए गर्दन को दाहिनी ओर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए वापस। श्वास निकालते हुए बाईं ओर।
श्वास भरते हुए वापस, आखिरी बार श्वास निकालते हुए गर्दन को लेकर चले दाहिनी ओर, भरते हुए वापस, इसी प्रकार बाईं ओर लेकर चले, श्वास को निकालते हुए झुकाएं गर्दन को, धीरे धीरे वापस। अब इसका चौथा चरण, गर्दन को वृत्ताकार में घुमाना है हमें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेशंस करने हैं। सबसे पहले गर्दन को श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुका लें, ठोडी को लगा लें हंसली से। अब श्वास को भरते हुए दाएं कान को दाएं कंधे से स्पर्श कराएं, सिर को पीछे की ओर इतना ले जाएं कि सर का पिछला हिस्सा रीढ़ से लगे। फिर श्वास निकालते हुए बाएं कंधे से स्पर्श और आगे की ओर। इसे 3 बार दोहरा लें, बहुत आराम से और खिंचाव को महसूस करते हुए। बहुत सुंदर प्रभाव हमारे गले की मांसपेशियों पर, यहाँ के दोष ठीक होते हैं। अब इसी को हम विपरीत दिशा से भी घुमाएंगे। पहले गर्दन लाएं आगे की ओर, फिर श्वास भरते हुए बाईं ओर चलें, अधिक से अधिक पीछे की ओर, दाईं ओर, आगे की ओर। गर्दन को सीधी कर लें, हाथ नीचे, श्वास सामान्य करें। आसन पर बैठ जाएं। सुख आसन, दोनों टांगे सामने सीधी, घुटने से एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर के घुटने के नीचे रखें और दूसरे पैर को पहले पैर के नीचे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ज्ञान मुद्रा अर्थात तर्जनी उंगली का जो हमारा पोर है उसे अंगूठे के पोर से स्पर्श कराएंगे, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सुख आसन से नीचे के जोड़ों की सख्ती कम होती है, श्वास प्रश्वास की गति सम बनती है। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करना है। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना लेकर जाएं कि हमारा जो नाभि मूल है वह रीढ़ से लग जाए। फिर पेट को ढीला छोड़ें और आनंद पूर्वक श्वास को भरें। ध्यान रखें, जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तो प्रयास पूर्वक पेड़ों को अंदर की ओर लेकर जाएंगे और जब श्वास भरें तो बहुत आनंद पूर्वक आराम से श्वास को भरें। गहरे लंबे श्वास में जब हम कंठ तक श्वास को भरते हैं तो गले की मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। यहाँ के अंगों में रक्त प्रचुर मात्रा में सप्लाई होता है, जिससे जहाँ के दोष ठीक होते हैं। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों के जो अवयव हैं यह भी प्रभाव में आते हैं। आगे की क्रिया में ओम ध्वनि 3 बार करेंगे। गहरा श्वास भरकर मुख को गोलाकार करते हुए श्वास निकालते हुए हम ध्वनि को प्रारंभ करेंगे और तत्पश्चात गायत्री मंत्र लेंगे। लीजिए गहरा लंबा श्वास, मुख को गोलाकार करते हुए हम ध्वनि प्रारंभ करेंगे।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्रों को खोलें और आसन से बाहर आ जाएं। ताड़ आसन पहले डेमो में देख लें और उसके बाद फिर हम सब एक साथ उसका अभ्यास करेंगे। आसन पर खड़े हो जाएं। जिन्हें भी घुटनों में दर्द की शिकायत है या आर्थराइटिस का दोष हो, वे इस आसन का अभ्यास न करें। आसन के मध्य में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के पंजों को मिला लें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए सिर पर रख लें। हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा। अब श्वास को भरते हुए भुजाओं को ऊपर की ओर तान लें और एड़ियों को उठा लें। पूरे शरीर का भार पंजों पर संतुलित कर लें। अब इसी स्थिति में आप 3 से 4 कदम या अपने आसन के छोर तक आगे बढ़ें। उसी प्रकार धीरे धीरे मध्य में वापस चले जाएं और अब उसी प्रकार पीछे की ओर जाएं 3 से 4 कदम या आसन के छोर तक और वापस मध्य में आ जाएं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस एड़ियां आसन पे, भुजाएं भी नीचे। चलिए अब इसकी स्थिति फिर से बना लेंगे। आसन के मध्य में खड़े हो जाएं। एड़ी पंजों को अपने मिला लें। दोनों हाथ अभी हमारे शरीर के साथ रहेंगे, अंगूठे उंगलियां मिले हुए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और सिर पर रखेंगे। हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा। श्वास को भरते हुए भुजाओं को ऊपर की ओर तानेंगे। एड़ियों को उठा लेंगे। पूरे शरीर का भार पंजों पर संतुलित कर लें। भुजाएं हमारी कानों से स्पर्श। अब कुछ कदम आगे की ओर बढ़ाएं या आप आसन के छोर तक आ सकें तो बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, मध्य में आए और फिर पीछे की ओर उसी प्रकार आसन के छोर तक या 3 से 4 कदम बढ़ा ले पीछे की ओर। बहुत बढ़िया और सुंदर प्रयास सभी का। धीरे धीरे वापस बीच में आए। श्वास निकालते हुए भुजाओं को नीचे व एड़ियों को भी आसन से लगा दें। भुजा नीचे। इस आसन में जब हम भुजाओं को ऊपर की ओर खींचते हैं तो गले के आसपास के अवयव जो हैं ये प्रभाव में आते हैं, जिससे थायराइड ग्रंथि पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। वहां के दोष ठीक होते हैं। अगला आसन है त्रिकोणासन भाग 2। ये भी पहले डेमो में देख ले, उसके बाद हम इसका अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में कंधों से अधिक दूरी बना लें। अधिक से अधिक दूरी बना लें दोनों पैरों में। जिन्हें भी कमर रीढ़ में तीव्र दर्द हो या साइटिका का दोष हो या स्लिप डिस्क हो, वे इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। अब दाएं पैर के तलवे को उठाकर दाईं ओर घुमा ले और आतलवा आसन पर रख दें। दोनों भुजाओं को कंधों के स्तर तक उठा लें। हथेली का रुख नीचे की ओर रहेगा। श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं ओर से झुकना प्रारंभ करें। बगल से झुकेंगे। पूर्ण स्थिति में दाहिनी हथेली दाएं पंजे के पीछे रख दें। बायां हाथ ऊपर सीधा, हथेली का रुख सामने की ओर कर लें। गर्दन को बाईं ओर घुमा लें।
बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। इसमें हमारे हाथ, कमर का भाग व गर्दन का भाग बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है उन पर। थायराइड ग्रंथि भी प्रभाव में आती है। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैर को सीधा कर लें, भुजाएं उसी प्रकार रखें। फिर से स्थिति बनाएंगे। अब बाएं पैर के तलवे को उठाकर बाईं ओर घुमा लें, तलवा पृथ्वी पर लगा दें। भुजाएं उसी प्रकार दाएं बाएं सीध में खिंची रहेंगी हमारी, हथेली का रुख नीचे की ओर ही रहेगा। श्वास को निकालते हुए बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। बाईं हथेली बाएं पंजे के पीछे, दोनों भुजाएं एक सीध में आ गई हैं। देखिए हमारी गर्दन को अब दाहिनी ओर घुमा लें। दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। भुजा नीचे। चलिए, इसका अभ्यास अभी आपने डेमो देखा, अब हम इसका एक साथ अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में अधिक से अधिक दूरी बना लें। दाएं पैर को उठाकर, दाएं पैर के तलवे को उठाकर दाहिनी ओर घुमा लें और पंजा पृथ्वी पर रख दें। दोनों हाथों की भुजाओं को कंधों के स्तर तक श्वास भरते हुए उठा लें। हथेली का रुख नीचे की ओर रहेगा। अब श्वास को निकालते हुए दाहिनी ओर झुकना प्रारंभ करें। बगल से जाएंगे, परंतु ध्यान रखें घुटने न मोड़ें। प्रयास पूर्वक जाएं, जितना आप जा सकते हैं केवल उतना ही झुकें। अंत में दाहिनी हथेली रख दें दाएं पैर के पीछे। बाईं भुजा सीधी ऊपर, हथेली का रुख सामने की ओर कर लें। गर्दन को बाईं ओर घुमा लें। बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। ध्यान रखें इसमें हमें घुटने नहीं मोड़ने हैं। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। इसी को अब हम बाईं ओर से करेंगे। अब बाएं पैर के तलवे को बाईं ओर घुमा लें, तलवा पृथ्वी पर, भुजाएं खिंची हुई। श्वास को निकालते हुए बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। बायां हाथ बाएं पैर के पीछे, दाहिनी भुजा सीधी, दोनों भुजाएं एक सीध में। अब गर्दन को घुमा लें दाहिनी ओर। दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। इस स्थिति में हमारी गर्दन की मांसपेशियों पर बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है। वहां के अवयव जो हैं, ये प्रभाव में आने से थायराइड ग्रंथि में रक्त प्रचुर मात्रा में आता है। इसमें हमारा ध्यान रहेगा नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसे एक बार वापस दोहरा लेंगे। पुनः घुमाएं दाएं तलवे को उठाकर दाहिनी ओर और श्वास को निकालते हुए दाईं ओर झुकें। बायां हाथ सीधा ऊपर, दोनों भुजाएं एक सीध में। गर्दन को अब बाईं ओर घुमा लें। बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। बहुत सुंदर प्रभाव हमारी पैरों की नसों पर, कमर वाले भाग पर एवं गर्दन पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से भी दोहरा लें। बाएं पैर के तलवे को करें उठाकर सीधा बाईं ओर। श्वास को निकालते हुए चलें बाईं ओर। गर्दन को घुमा लें ऊपर की ओर। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। भुजाएं नीचे, पैरों में अंतर को कम कर लें। श्वास सामान्य। हस्त उत्तानासन।
यह सूर्य नमस्कार की दूसरी कड़ी है, लेकिन इसमें हम पहले नमस्कार प्रणाम आसन की स्थिति में आएंगे, उसके बाद उसमें जाएंगे। तो प्लीज पहले डेमो को देख लें और उसके बाद फिर हम इसका अभ्यास साथ में करेंगे। प्रणाम आसन की स्थिति बनाएंगे, एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल लें, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आएंगे। कोहनियां शरीर से सटी हुई रहेंगी, अंगूठा मूल छाती गड्ढे के साथ रहेगा। कोहनी से कलाई तक हमारी भुजा पृथ्वी के समानांतर रहेगी। ये है हमारी प्रणाम आसन की स्थिति। अब श्वास को भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने, भुजाएं हमारी कानों के साथ स्पर्श रहेंगी। अब गर्दन सहित पीछे की ओर जाएं, भुजाएं व गर्दन एक साथ पीछे की ओर, हाथों में कंधों जितनी दूरी, कमर भी स्वाभाविक रूप से पीछे की ओर जाएगी। श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे वापस आएं, प्रणामासन की स्थिति और हाथ नीचे। इस आसन में जब हम भुजाओं को ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो गर्दन की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं, जिससे थायराइड ग्रंथि में रक्त प्रचुर मात्रा में आने से वहां के दोष ठीक होते हैं। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले एड़ियों को मिला लीजिए, पंजे हमारे खुले हुए रहेंगे, पैर वी शेप में हमारे। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले आए, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए रहेंगे, कोहनियां शरीर से सटी हुई रहेंगी, अंगूठे का मूल छाती गड्ढे के साथ रहेगा। अब श्वास को भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर तानेंगे, भुजाएं हमारे कानों से स्पर्श, गर्दन सहित पीछे की ओर जाएं, क्षमता अनुसार जाएं। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे हाथ नमस्कार की मुद्रा में लाते हुए वापस आ जाएं। एक बार पुनः दोहराएंगे इस क्रिया को। फिर से बना लें प्रणाम मुद्रा या नमस्कार की मुद्रा। कोहनियों को शरीर के साथ सटाकर रखें। श्वास को भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर तान लीजिए, भुजाएं कानों के साथ हमारी स्पर्श। देखिए पूरा शरीर अभी ऊपर की ओर खिंचा हुआ है हमारा, भुजाएं कानों से स्पर्श रहेंगी और गर्दन सहित पीछे की ओर जाएं। बहुत सुंदर प्रभाव हमारी गर्दन की मांसपेशियों पर, थायराइड के दोष इससे ठीक होते हैं। बहुत ही सुंदर आसन। और ये सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति है। ध्यान हमारा रहेगा कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं, हाथ नीचे और श्वास सामान्य। पर्वत आसन, यह भी प्लीज डेमो में देख लें। यह सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति है। इसके लिए हम पूरे 5 स्टेप सूर्य नमस्कार की जो 5 स्थितियां हैं वो दोहराते हुए इस स्थिति में जाएंगे। तो पहले हम डेमो देंगे, उसके बाद सभी साधक हमारे साथ उस क्रिया को कर सकते हैं। आसन में थोड़ा सा आगे आ जाएं, 1/3 भाग आगे की ओर छोड़ दें, एड़ियां मिला लें, पंजे हमारे खुले हुए रहेंगे। सबसे पहले सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति यानी नमस्कार की स्थिति प्रणामासन। दोनों हाथों के हथेलियों को मिला लेंगे, कोहनियां शरीर के साथ रहेंगी, अंगूठा मूल छाती गड्ढे के साथ रहेगा। श्वास को भरते हुए दोनों भुजाओं को अब ऊपर की ओर तानेंगे। अभी इससे पहले हमने इसी आसन को दोहराया था, यह है हस्त उत्तान आसन। अधिक से अधिक पीछे की ओर जाएं, भुजाओं सहित गर्दन को लेकर जाएं पीछे की ओर। जितनी हमारी गर्दन जाएगी उतनी ही भुजा को ले जाएंगे, तो बहुत सुंदर प्रभाव इस आसन में मिलेगा। आगे की स्थिति कमर दर्द वाले बिल्कुल नहीं करेंगे। श्वास को निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकेंगे। यह सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति है, पादहस्तासन। माथा घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। इसमें हथेलियां दोनों पंजों के दाएं बाएं रहेंगी। अब श्वास को भरते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाइए। सूर्य नमस्कार की चौथी स्थिति है, अश्व संचलन आसन। अब यहीं से हमें हमारी जो थायराइड में बेहद लाभकारी आसन पर्वत आसन है उसकी स्थिति को बनाना है। तो श्वास को निकालते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, एड़ी पंजों को आसन पर लगा देंगे और ठोडी को अंदर की ओर घुमाते हुए कंठकूप से लगाने का प्रयास। पूरी पर्वत वाली स्थिति बन जाती है इसमें हमारी।
पैरों को थोड़ा सा आगे लाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठकर सीधे खड़े हो जाएं। चलिए इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले प्रणामासन की स्थिति बनाएंगे, जो सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति है। एड़ियों को मिला लें, पंजे हमारे खुले हुए रहेंगे, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में रहेंगे। कोहनियों को शरीर से सटा कर रखें, अंगूठे का मूल छाती गड्ढे के साथ में रहेगा। अब श्वास को भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर तान लें, भुजाएं कानों से स्पर्श और गर्दन सहित पीछे की ओर झुकें। श्वास को निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। हथेलियां दोनों पंजों के दाएं बाएं पृथ्वी पर रख देंगे। अब श्वास को भरते हुए दाएं पैर को अधिकाधिक पीछे की ओर लेकर जाएं। थायराइड में लाभकारी पर्वतासन की स्थिति अब हम बनाएंगे, लेकिन जिन्हें भी सर्वाइकल स्लिप डिस्क का दोष होगा वे इस स्थिति को न करें। श्वास को बाहर निकालते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। एड़ी पंजों को आसन पर अब लगा देंगे। गर्दन को अंदर की ओर घुमा दें। कमर वाला भाग पूरा ऊपर की ओर उठ गया। देखिए हमारी पूरी स्थिति पर्वत के समान बन गई है। इसमें हमारा ध्यान रहेगा ब्रह्मारंध्र के ऊपर, कपाल पर। स्थिति में थायराइड ग्रंथि थोड़ी से दबती है, जिससे रक्त प्रचुर मात्रा में यहाँ पर आता है, जिससे थायराइड के दोष व पैराथायराइड के दोष ठीक होते हैं। अब पैरों को थोड़ा आगे लाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठ जाएं। श्वासों को सामान्य कर लें। कोणासन पहले डेमो में देखेंगे, उसके बाद इसका अभ्यास करेंगे। आसन पर बैठ जाएं, दोनों टांगे सीधी सामने की ओर रहेंगी। एड़ी पंजों को मिला लें, पंजे तान लें, दोनों भुजाएं कमर के पीछे निकट से निकट करें। अंगूठे उंगलियां मिले हुए रहेंगे हमारे। अब एड़ियों व हथेलियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लग जाएंगे और गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ दें। इस प्रकार से जब हम स्थिति बनाते हैं तो हमारे जो गर्दन की मांसपेशियां हैं उन पर खिंचाव आता है, वहां के दोष ठीक होते हैं। ध्यान हमारा रहेगा नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास निकालते हुए वापस आ जाएं। चलिए इसका अब हम अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजों को मिला ले, पंजों को ताने, दोनों हथेलियां कमर के पीछे निकट से निकट, अंगूठे उंगलियां मिले हुए हमारे। अब एड़ियों एवं हथेलियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। पूर्ण स्थिति में पंजों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। गर्दन पीछे की ओर ढीली छोड़ दें। जिन्हें भी नाभि का हार्निया, अल्सर, कमजोर कलाई या टेनिस एल्बो का दोष हो वे इसका अभ्यास न करें। ध्यान रखेंगे हम नाभि के पीछे रीढ़ पर। गर्दन को पीछे की ओर जब हम ढीला छोड़ेंगे तो गर्दन की मांसपेशियों पर बहुत सुंदर प्रभाव आएगा। थायराइड ग्रंथि प्रभाव में आएगी, जिससे वहां के दोष ठीक होते हैं। श्वास निकालते हुए वापस आ जाएं। इसे हम पुनः फिर से एक बार दोहराएंगे। एड़ी पंजों को मिला लीजिए, पंजों को तान लीजिए और श्वास भरते हुए एड़ियों व हथेलियों पर भार देते हुए ऊपर की ओर धड़ को उठाएं। गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ दें। थायराइड ग्रंथि पर खिंचाव आ रहा है इस स्थिति में। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस श्वास सामान्य कर लें। वज्रासन, यह भी पहले डेमो देख लें, उसके बाद हम इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमें दंडासन की स्थिति बनानी है। एड़ी पंजों को पहले सीधा, पैरों को सीधा कर लें घुटने से। एड़ी पंजों को मिला लें, उन्हें तान लें।
दोनों हाथों को शरीर के साथ रखें, सीधा रीढ़ और गर्दन सीधी रहेगी हमारी। ये दंड आसन की स्थिति है। अब दोनों हाथों को दाहिनी ओर आसन पर रखें, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, एड़ियां खुली, एड़ियों के मध्य बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ एवं गर्दन सीधी रहेगी। वापस आ जाएं। चलिए अब इसका साथ में हम अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति बना लें, दोनों टांगे घुटनों से सीधी, एड़ी और पंजों को मिला लें, उन्हें तान लें, दोनों हाथों को शरीर के साथ आसन पर दाएं बाएं टिका दें, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी। अब दोनों हथेलियों को दाहिनी ओर आसन पर रखें, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, एड़ियां खुली, एड़ियों के मध्य बैठेंगे, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए रहेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ एवं गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। इस आसन में हमारा ध्यान रहेगा नाभि के पीछे रीढ़ पर। इस आसन से हमारी चय अपचय की प्रक्रिया अच्छी बनती है। यह आसन भोजन के पश्चात बेहद लाभकारी है। शव आसन। वज्रासन से बाहर आ जाएं, शवासन का अभ्यास करेंगे। आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, सर मंच की ओर कर लें। आसन पर पीठ के बल लेटें, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला बनाने लगभग कंधों जितनी दूरी रखें, पंजे बिल्कुल ढीले, दाएं बाएं छोड़ दें, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा दूर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां सीधी पर ढीली रहेंगी, आंखें कोमलता से बंद। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे, पंजों से लेकर सर तक व सर से पंजों तक, अर्थात मन की आंखों से पूरे शरीर को देखेंगे और आराम से शिथिल छोड़ देंगे। शव आसन का प्रभाव सीधे तो नहीं पर इनडायरेक्टली हमारी थायराइड ग्रंथि पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि इसमें हमारा पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, आराम की अवस्था में आता है, जिससे मन शांत होता है। और जब मन शांत होगा तो हमारी अधिकतर बीमारियां उसी से ठीक हो जाती हैं। दाईं करवट लेते हुए, दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पर उठकर बैठें। सिंह आसन पहले डेमो में देख लें, फिर उसका अभ्यास हम साथ में करेंगे। पद्मासन लगाएं। जिनसे पद्मासन न लगे वो पैरों को पीछे की ओर सीधा करके पंजों को मिलाकर स्थिति बनाएंगे। दोनों हाथों को आगे की ओर ले आएं, कलाइयों को मिला लें, उंगलियों का रुख घुटनों की ओर होगा, कमर को नीचे की ओर दबा लें, जीवा बाहर, नजरें नासिका के अग्रभाग पर रखेंगे। मधुर स्वर करते हुए श्वास निकालते हुए क्रिया को प्रारंभ करेंगे और अंत में पेड़ों को पिचकाएंगे। इस स्थिति में हमारा ध्यान कंठ के पीछे रीढ़ पर। धीरे धीरे वापस आ जाएं और गले की फिर मालिश करना है हमें। वापस आए, फिर से दोहराएंगे। पद्मासन लगा लें, दोनों हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइयों को मिला लें,
उंगलियों का रुख घुटनों की ओर, जीवा बाहर, नजरें नासिका के अग्र भाग पर। मधुर स्वर करते हुए श्वास बाहर निकालते हुए शुरू करें। अंत में पेड़ों को अवश्य पिचकाएं। वापस आए, गले की मालिश करें, दाएं भाग की, बाएं भाग की व मध्य भाग की। जब हम कंठ के इस प्रकार मालिश करते हैं तो थायराइड ग्रंथि पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है, वहां के दोष ठीक होते हैं। इससे टॉन्सिल व हकलाना जैसे दोष भी ठीक होते हैं। मस्ती भरी मधुर हंसी का आनंद लेना है। मुस्कुराते हुए दोनों भुजाओं को हम ऊपर की ओर उठाएंगे और फिर शुरुआत करेंगे। चलिए। हमारी नकली हंसी असली में परिवर्तित होनी चाहिए। एक बार फिर से, एक साथ। धन्यवाद सभी का, बहुत मजा आया। जब दिन की शुरुआत अगर हंसी से होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। निशा अनम्यूट करो। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करना है। पद्मासन लगा लें। जिनसे पद्मासन नहीं लगेगा वे अर्ध पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाना है। ज्ञान मुद्रा अर्थात तर्जनी उंगली का जो पोर है हमारा, उसे अंगूठे के पोर से मिलाना है, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी। इस प्रकार से घुटनों पर रख लें। रीढ़ एवं गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करना है। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना लेकर जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। फिर पेट को ढीला छोड़कर आनंद पूर्वक श्वास को भरें। इस प्रकार से जब हम कंठ तक श्वास को भरते हैं तो गले की मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं, थायराइड ग्रंथि पर सुंदर प्रभाव पड़ता है, वहां के दोषों को ठीक करने में सहायता मिलती है। गहरे लंबे श्वास से प्राणायाम में भी बहुत सहायता मिलती है, तभी हम सभी प्राणायाम को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर पाते हैं। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम की मुद्रा अर्थात हमारी जो तर्जनी एवं मध्यमा उंगली है उसे अंगूठे के गद्दी पर लगाएंगे और हमारी अनामिका व कनिष्ठिका जुड़ी हुई इस प्रकार से रहेंगी। अब अंगूठे से दाहिनी नासिका को हम बंद करेंगे। बाईं नासिका से धीरे व गहरा श्वास भरेंगे। फिर अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद करते हुए अंगूठा हटाते हुए दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। फिर उसी प्रकार दाहिनी नासिका से गहरा श्वास भरेंगे, बंद करते हुए अंगूठे से दाहिनी नासिका को अनामिका हटाते हुए बाईं से श्वास को बाहर निकालेंगे। यह इसकी एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार से हमें 5 बार दोहराना है। ध्यान रखें, इसमें हमें श्वास को रोकना नहीं है, इसलिए इस प्राणायाम का निषेध किसी के लिए भी नहीं है।
अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद कीजिए, बाईं से गहरा श्वास भरिए। अनामिका से बाईं नासिका को अब बंद कर लीजिए। अंगूठा हटाते हुए दाईं से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। पूरा श्वास बाहर। अब दाहिनी से श्वास को गहरा भरिए। अंगूठे से नासिका को बंद करें। अनामिका उंगली को हटाते हुए बाईं नासिका से श्वास बाहर। इसी प्रकार से आवृत्तियों को दोहराइए। पांच बार होने के पश्चात श्वास को सामान्य कर फिर से हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी गहरे लंबे श्वास के समान ही लाभ मिलते हैं, अर्थात जब हम कंठ तक श्वास भरते हैं तो कंठ के आसपास के अवयव प्रभाव में आते हैं। थायराइड ग्रंथि में रक्त प्रचुर मात्रा में मिलने से वहां के दोष ठीक होते हैं। इस प्राणायाम से एड़ा एवं पिंगला नाड़ियां भी शुद्ध होती हैं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। श्वासों को सामान्य कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएं। ध्यान की प्रक्रिया में आना है। आज हम केवल ध्यान का पहला ही चरण लेंगे जिसमें ओम का जाप होगा। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। रीढ़ एवं गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और आंखों को पूरी क्रिया में कोमलता से बंद ही रखें। जब ओम की ध्वनि हम करते हैं उससे हमारे स्वर व गले में कंपन पैदा होता है, जिसका असर थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। ओम का जाप करना है। एक एक के अनुपात में पहले 2 बार यहां से बोला जाएगा, फिर हम सब साथ में विलय हो जाएंगे। ओम
ओम की ध्वनि को शांत करेंगे। शुभ संकल्प करना है जनहित, लोकहित व राष्ट्रहित के लिए। हम भारतीय योग संस्थान के साधक संकल्प करते हैं कि हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संस्थान द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय ऑनलाइन थायराइड रोग निवारण शिविर में रोज अपनी साधना करेंगे व अपना सबसे जो प्रिय व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसे भी साधना केंद्र में आने के लिए प्रेरित करेंगे। कोमलता से नेत्रों को खोलें और आसन से बाहर आ जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद निशा। वार्ता। आज की वार्ता का विषय है थायराइड ग्रंथि पर शिविर क्यों, और इसकी जानकारी देंगे हमें डॉक्टर गोविंद असाटी सर, जिला मंत्री, जिला पश्चिम नागपुर। धन्यवाद निशा मैडम। आज के हमारे इस थायराइड रोग निवारण शिविर योग द्वारा शिविर का आज का हमारा पहला दिन। अभी आपके समक्ष संस्थान की साधिका निशा शर्मा द्वारा आपको थायराइड रोग से संबंधित सूक्ष्म क्रियाएं, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया। आज की इस वार्ता का जो विषय है थायराइड ग्रंथि पर शिविर की आवश्यकता क्या है, थायराइड व्याधि क्या है, थायराइड किन्हें हो सकता है, इस बारे में आपके साथ मैं अपने विचार साझा करना चाहूंगा। थायराइड रोग वर्तमान युग में एक आम समस्या के रूप में हमारे समाज में विद्यमान है। थायराइड यह रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड की समस्या अधिक प्रमाण में पाई जाती है। आज हमारे भारत देश में 10 में से एक व्यक्ति
थायराइड की बीमारी से पीड़ित है और इसके लिए वह अनेक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से उपचार कराना चाहता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको, यदि आप उपचार के साथ में नियमित योगासन, प्राणायाम एवं सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास इस शिविर के माध्यम से यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से हम थायराइड पर विजय पा सकते हैं। थायराइड गर्दन में सामने की ओर श्वास नलिका के ऊपर यह एक तितली के आकार की पाई जाने वाली ग्रंथि है। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स बनाती है। यह शरीर की ऊर्जा या जिसे हम एनर्जी कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म या जिसे हम चयापचय कह सकते हैं, इसको बढ़ाने का कार्य करती है। यह थायराइड ग्रंथि शरीर में स्थित कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। यह एक तरह का मास्टर लीवर है जो ऐसे जीन्स का स्राव करता है जो सभी कोशिकाओं में रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। इस ग्रंथि के सही तरीके से काम ना करने पर शरीर में अनेक परेशानियां, अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। थायराइड रोग के संबंध में अनेक प्रश्न आम लोगों के दिमाग में उत्पन्न होते हैं। उन्हें जानना, समझना एवं समझाना इस शिविर के माध्यम से बहुत जरूरी है। इसलिए इस रोग के बारे में जानने के लिए इस विषय का शिविर भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। थायराइड से संबंधित अनेक प्रश्न एवं शंकाएं आप सभी के दिमाग में शायद उत्पन्न हो रही होंगी। हमने शिविर क्यों लिया करके, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा सबसे पहले आपको कि सबसे पहले हम ये जानेंगे थायराइड रोग क्या है। जैसे थायराइड रोग कितने प्रकार के होते हैं, थायराइड किन्हें होता है, महिलाओं में होता है, पुरुषों में होता है या युवाओं में होता है। थायराइड रोग के कारण क्या है, थायराइड के लक्षण क्या है, थायराइड का इलाज क्या है, थायराइड होने पर वजन बढ़ता है या घटता भी है, थायराइड में आवाज में फर्क पड़ जाता है, स्वर बदल जाता है, थायराइड की वजह से गले का कैंसर तो नहीं होता। ऐसी अनेक शंकाएं हमारे दिमाग में उत्पन्न होती हैं। थायराइड का क्या थायराइड का इलाज है या थायराइड लाइलाज है। थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए घरेलू इलाज है, उपचार है क्या, थायराइड में क्या खाना चाहिए और क्या खाने से परहेज करना चाहिए, यह भी हम जानने का प्रयास इस शिविर के माध्यम से करेंगे। थायराइड रोग का योग शास्त्र में उपचार है क्या, यह भी हम इस शिविर के माध्यम से समझेंगे। कौन से आसन, कौन से प्राणायाम, कौन सी सूक्ष्म क्रियाएं, कौन सी शुद्धि क्रियाओं से थायराइड रोग नियंत्रण में रखा जा सकता है या ठीक भी किया जा सकता है। उपरोक्त शंकाओं का समाधान हम इस शिविर के माध्यम से आने वाले 5 दिनों में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस शिविर को अटेंड करने के बाद आपकी थायराइड संबंधी समस्या के लिए योगासन एवं संस्थान के नियमित वर्ग से यदि जुड़ेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि थायराइड की बीमारी पर हम बहुत कुछ हद तक नियंत्रण पा लेंगे। थायराइड क्या है, व्हाट इज थायराइड डिसीज, ये सबके मन में एक प्रश्न उठता है, आम प्रश्न है और यह गंभीर समस्या है। थायराइड एक गले की बीमारी होती है जो शुरुआत में पता नहीं लगती है, लेकिन बढ़ने पर आसानी से गले पर नजर आती है, दिखाई देती है। गले का भाग कुछ उठा हुआ, सूजा हुआ दिखाई देता है। गले के सामने वाले भाग पर गोलाकार आकार की एक ग्रंथि दिखाई देती है, अंडाकार ग्रंथि दिखाई देती है, जिसे बोलचाल की भाषा में गलगंड भी कहते हैं। कुछ प्रांतों में इसे घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है या इसे हम ग्वाइटर भी कहते हैं। यह ग्रंथि आयोडीन की कमी से होती है।
इसीलिए आजकल डॉक्टरों द्वारा भोजन में आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, जिससे थायराइड जैसी समस्या नहीं होगी। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि थायराइड कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि थायराइड 2 प्रकार का होता है। एक पहला, जिसे हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, शब्द है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें रक्त में T3 नामक हार्मोन्स की लेवल बढ़ जाती है। और विशेष रूप से हाइपरथायराइडिज्म के अंदर में रोगी का वजन कम होने लगता है, छाती की धड़कन, हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है और वह दिन पर दिन दुबला होने लगता है। तो ऐसा लगता है कि हमें कौन सी बीमारी हो गई है। इसलिए यह थायराइड के हाइपरथायराइडिज्म के शुरुआती लक्षण हैं। और दूसरा प्रकार जो बताया गया है वह है हाइपोथायराइडिज्म, अर्थात थायराइड ग्रंथि के स्राव का स्रवण कम प्रमाण में होना या सीक्रेशन का कम से कम होना या न होना। इसके परिणाम स्वरूप इसमें T4 और TSH नामक हार्मोन्स का लेवल जो रहता है वह बढ़ता है। इसमें उल्टा होता है, हाइपोथायराइडिज्म में रोगी का वजन बढ़ने लगता है, उसकी आवाज में बदल होने लगता है। शुरुआती दौर में उसकी आवाज जो रहती है ऐसा लगता है सुबह उठने के बाद आवाज में भारीपन आ गया है, आवाज में मोटापन आ गया है, जिसे हम हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि अन्य हार्मोन्स के प्रति भी संवेदनशील होती है, जिसे ग्रेव डिसीज, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, एक्सॉप्थाल्मस, आंखों का बाहर निकलना, घेंगा रोग, एड्रेनलिन ग्लैंड्स, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, इनकी विकृतियां भी हो जाती है। थायराइड रोग के कारण क्या है? हम संक्षिप्त में यहाँ पर आपसे मैं अपनी बात शेयर करना चाहूंगा कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ थायराइड डिसीज। थायराइड का सबसे सामान्य कारण है ग्रेव डिसीज। यह एक तरह का ऑटो इम्यून रोग है, स्वयं के शरीर से स्वयं में तैयार होने वाला ऑटो इम्यून रोग, जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन ग्रंथि को उत्तेजित करने लगती है। यह अक्सर करके महिलाओं में या युवा अवस्था में अधिक प्रमाण में देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण यह बताना चाहूंगा मैं, हमारे शरीर में जो हार्मोन्स रहते हैं, इन हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाना या इनका संतुलन स्थिर न रहना, यह मुख्य कारण है। थायराइड ग्रंथि पर गांठ बनने के कारण हार्मोन्स का अधिक मात्रा में स्राव हो सकता है। शरीर में आयोडीन की कमी होने से थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है। विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स के बदलाव होते रहते हैं। इनमें कुछ हार्मोन्स के बदलाव से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्रंथि में कैंसर कोशिकाओं के विकसित होने पर भी थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ सकता है। अब एक मैं मुख्य बात, आम बात बताना चाहता हूं कि थायराइड उन लोगों को होने का खतरा अधिक रहता है जो लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, जो लोग चिंताग्रस्त रहते हैं, उनमें थायराइड अधिक प्रमाण में पाया जाता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है, हाई बीपी, या जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम रहता है, बहुत लो बीपी, उनमें थायराइड की समस्या का जोखिम अधिक रहता है, यह अधिकतर उनमें पाई जाती है। थायराइड की समस्या अक्सर जन्म देने के बाद मां को हो सकती है, किंतु कुछ समय के बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है। यदि महिला को लंबे समय तक थायराइड बनता है तो तुरंत इलाज करवाना चाहिए। शुरुआती लक्षणों में यदि हम इलाज कराते हैं तो इससे हम निजात पा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर संक्षिप्त में थायराइड के लक्षण आपको बताना चाहूंगा कि जिससे आप थायराइड के रोग को कैसे पहचानेंगे। तो इसमें सबसे पहले मुख्य लक्षण देखा जाता है बार बार कब्ज का होना, शरीर का वजन कम होना या फिर शरीर का वजन बढ़ना, दोनों बातें हो सकती हैं। हाथ पैरों में ठंड लगना, बहुत अधिक ठंड का महसूस करना, त्वचा में रूखापन आना, या जिसको हम बोलते हैं त्वचा कोरडी पड़ने, त्वचा शुष्क हो जाना, या फिर तनाव में रहना, आलस्यपन रहना, बहुत थकान रहना, सुबह जब हम सोकर के उठते हैं यदि हम फ्रेश नहीं उठते हैं, यह भी थायराइड के रोगियों में लक्षण पाया जाता है। जुकाम का बार बार होना, सर्दी का बार बार होना, या फिर शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होना, कभी कभी
स्मरण शक्ति का लोप हो जाना या स्मरण शक्ति कम होना, बालों का गिरना, आवाज का बैठ जाना, गले में सूजन होना या आंखों का बाहर निकलना जिसे हम एक्जाप्थाल्मस कहते हैं, या चेहरे पर सूजन आ जाना। सुबह सोकर उठने के बाद में यदि चेहरे पे सूजन आती है तो वह थायराइड का लक्षण हो सकता है। मांसपेशियों में अकड़न होना और जोड़ों के अंदर में वेदना होना या जोड़ों में दर्द होना, शरीर अकड़ जाना और खून में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ना इत्यादि जो लक्षण रहते हैं यह थायराइड के रोगी में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हम यहाँ पर यह बताना चाहेंगे आपको कि यदि ये लक्षण जिस भी व्यक्ति में अगर हो तो उस व्यक्ति को थायराइड की जांच कराना चाहिए या फिर थायराइड से संबंधित परीक्षण अपने चिकित्सक से कराना चाहिए। वह करने के बाद यदि आप इस योगासन वर्ग के अंदर में या इस 5 दिवसीय शिविर के माध्यम से यदि आप इनसे संबंधित आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म क्रियाएं इनका अभ्यास अगर करते हैं तो मैं यहाँ पर निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आप इनसे निजात पा सकते हैं। इनसे बहुत कुछ प्रमाण में इसको थायराइड को हम नियंत्रण में रख सकते हैं और हमारा शरीर सुंदर, संगठित, सुडौल बना सकते हैं इस शिविर के माध्यम से। और आपको आज की इस वार्ता के लिए सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आसाटी सर, आपने जो बहुत ही सरल शब्दों में जानकारी दी है यहाँ साधकों को, निश्चित रूप से साधकों के मन में जो शंकाएं थायराइड रोग के संबंधित जो होगी उसका निवारण हुआ होगा। अंत में प्रार्थना और शांति पाठ रेवती बेलपांडे, जिला नंदनवन। रेवती, आपका आवाज नहीं आ रहा। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या किसी भी सुखासन में बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। प्रार्थना के पहले एक बार ओम की दीर्घ ध्वनि, उसके पश्चात वैदिक प्रार्थना। लीजिए गहरा लंबा श्वास। असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुछ क्षण शांत अवस्था में बैठे। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें। ऊर्जा निर्मित करें। निर्मित की गई ऊर्जा को आंखों पर, माथे पर, फिर संपूर्ण शरीर पर प्रवाहित करें। कोमलता से आंखें खोलें। इसी के साथ थायराइड योग निवारण शिविर के पहले दिन की साधना समाप्त होती है। कल ठीक इसी समय 6:15 बजे से शिविर की शुरुआत हो जाएंगी। सभी साधकों से विनंती है कि समय से पहले लिंक ज्वाइन करेंगे। अगर जूम मीटिंग रूम अगर फुल मिलता है किसी को, तो फेसबुक लाइव फेसबुक पेज है भारतीय योग संस्थान विदर्भ, फेसबुक पेज की लिंक ज्वाइन करेंगे और वहीं से यूट्यूब की लिंक भी वहां पर पोस्ट की है, तो यूट्यूब पर भी आप लाइव साधना कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों को जोड़े और इस हमारे शिक्षकों के इस कार्यों को सफल बनाएं। धन्यवाद।